आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो लोग जिन लोगों की अवैध तरीके से नियुक्तियां हुई है, आज वो प्रदेश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। बिना परीक्षा के, बिना साक्षात्कार के, बिना रिक्रूटमेंट के आ जाता है और वो व्यक्ति आज जीएम बन के बैठा हुआ है और वो लखवाड़ बयासी जैसी बड़ी परियोजनाओं को, हजारों करोड़ की परियोजनाओं के हेड बने हुए हैं। तो कि सरकार इसका संज्ञान लेगी, नहीं लिया तो न्यायालय का रास्ता है, वहाँ भी इसका वो करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने दूसरे दिन जाकर वहाँ पर अपनी जो बयान है वो दर्ज करवा दिए हैं। पर एक आईएएस 2 से 3 दिन में 2 से 3 बयान बदल देता है। पहले कहते हैं कि भाई किसी ठेके को लेकर दबाव बना रहे थे, अगर आप नहीं कर पा रहे तो हट जाइए, दूसरा आ जाएगा, वो करेगा। हमें तो जान से कोई किसी के मतलब नहीं है। अनिल कुमार यादव जैसे भ्रष्ट अधिकारी का सेवा विस्तार होता है तो उन्हें सेवा विस्तार देने वाले विभागीय सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ये जान लें, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है, पर अगर ऐसा करते हैं तो आपका मुंह काला किया जाएगा। ये स्पष्ट शब्दों में हमने 25 अक्टूबर को कह दिया था और ये भी कह देता हूँ कि ये ट्रेलर था। भविष्य में अगर ऐसा ही रवैया रहा, अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाया गया तो निश्चित तौर पर ये ट्रेलर था, पिक्चर में भी दिखाई जाएंगे। यूपीसीएल के एमडी को लेकर, उनके सेवा विस्तार को लेकर सवाल था। बॉबी पवार ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद ये बवाल बढ़ा, सरगर्मियां बढ़ी और इसी मुद्दे को लेकर बॉबी पवार कुछ दिन पहले सचिवालय गए। आर मीनाक्षी सुंदरम जो कि सचिव हैं विभाग के, उनसे मुलाकात कर रहे थे और वहाँ से बवंडर शुरू हुआ और आरोप ये लगाए गए कि बॉबी पवार ने वहाँ मारपीट की है, अभद्रता की है और उसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया है और बॉबी पवार के बयान भी लिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बॉबी पवार मौजूद हैं, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे और आज ही इन्होंने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की है। अब इनका आरोप कुछ और आगे जाकर बढ़ा है और ये कहा है कि 2001, 2, 3 में जो जेईई भर्ती हुए उत्तराखंड ऊर्जा विभाग में, यूजीवीएन में, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और वो अभी जीएम बन गए हैं और नियुक्ति उनकी ठीक वैसी ही है जैसा प्रकरण हमने विधानसभा का देखा था। क्या यही है? बिल्कुल, देखिए वही नियुक्ति है, क्योंकि यूजेबीएल ने जो भर्ती निकाली थी वो 2003 में प्रॉपर इस यहाँ के लिए भर्ती निकाली थी, उसके बाद जाके वो 4-5 में पूरी कंप्लीट हुई है। उससे पहले जिस प्रकार से यूपीसीएल के द्वारा भर्ती करवाई गई और उस भर्ती में से जो नॉन सेलेक्टेड जो लोग थे, जो सिलेक्टेड नहीं हुए, उन लोगों को लेकर उन्होंने जो भर्ती करे और उनके अलावा जो यूपीसीएल में जो इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्टेड नहीं थे, उन लोगों को भी लिया और वहाँ पर भर्ती कर दिया। तो ये सवाल खड़े इसलिए भी करता है कि आज वो लोग जिन लोगों की अवैध तरीके से नियुक्तियां हुई है, आज वो प्रदेश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। कम से कम 25-30 तो जीएम हैं, डीजीएम हैं, एक्शन हैं, तमाम प्रकार के पदों पर बैठे हुए हैं। और इतनी खतरनाक बात कि उस विभाग में ये तो हुआ ही हुआ, फिर एक्शन के लिए भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकाल दिया, जबकि एक्शन के लिए कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता नहीं है। पर इन्होंने 2 पदों के लिए निकाला, 8 लोगों ने आवेदन किया, 7 लोग इंटरव्यू के लिए आए, उस 7 में से 2 लोगों का चयन एक्शन के लिए किया। पर बोर्ड उसी समय फैसला लेता है कि हमने 7 पदों में से 2 को तो एक्शन बना दिया, पर अब 5 लोगों में से हमें ऐसा आभास हुआ कि 2 लोग तो एई के लिए भी यहाँ पर उपयुक्त हैं और उन्हें एई बना देना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ रिक्वायरमेंट एक्शन का, जिसका कभी डायरेक्ट भर्ती होती नहीं है, पर तुमने करी, ठीक है। उसके बाद उस एक्शन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपने 2 एई भी सेलेक्ट कर दिए हैं, किस प्रकार की परिपाटी है। फिर उन्हीं में से एक एक्शन 6 महीने बाद त्यागपत्र देके चला जाता है और वहाँ से कोई पैराशूट कैंडिडेट आकर वहाँ पर बिना परीक्षा के, बिना साक्षात्कार के, बिना रिक्रूटमेंट के आ जाता है और वो व्यक्ति आज जीएम बन के बैठा हुआ है और वो लखवाड़ बयासी जैसी बड़ी परियोजनाओं को, हजारों करोड़ की परियोजनाओं के हेड बने हुए हैं। तो एक नहीं, ऐसी हजारों, कई जो सैकड़ों परियोजनाएं यहाँ चल रही है, उनमें हेड ऐसे लोग बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश की दुर्दशा आज हो गई है, उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों के पीछे जाना पड़ेगा। और साफ तौर पर ये कारण है कि अगर ऐसे लोगों को ऊपर बिठाया है जिन्हें संघर्ष का पता नहीं मालूम, कि जिन्हें ये नहीं मालूम कि कैसे परीक्षा मेहनत से करके पास की जाती है, जिन्हें ये नहीं मालूम, उन लोगों को अगर बिठा दोगे तो वो क्या रिस्पेक्ट इस प्रदेश की करेगा, क्या रिस्पेक्ट उनकी करेगा जो उनके नीचे से जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, जेई बन के आ रहे हैं, एई बन के आ रहे हैं, जो उन मेहनत करके आ रहे हैं, घिसाई करके आ रहे हैं, तो वो उनकी क्या वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें उत्तराखंड सरकार को, देखिए हमने आज पूरी सरकार को घेरा है, वो वर्तमान सरकार हो या पूर्व में जब से ये नियुक्तियाँ हुई है कांग्रेस भाजपा सरकार, उन मुख्यमंत्रियों को, उन विभागीय मंत्रियों को, सबको यहाँ पर घेरा है कि
इन पे सीबीआई की संस्तुति करके इनकी जांच करनी चाहिए और उसके अलावा इनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो प्रदेश के अंदर लाखों नौजवान जो रोज़गार के लिए तलाश कर रहे हैं, उन नौजवानों को भी इसी माध्यम से आप रोज़गार देने की कोई परिपाटी बनाइए, अगर ऐसा ही है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि सरकार इसका संज्ञान लेगी, नहीं लिया तो न्यायालय का रास्ता है, वहाँ भी इसका वो करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री को भी आप पत्र लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कोर्ट भी जाएंगे इस मामले में। देखिए, मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जब इस परिपाटी से रोज़गार मिल रहा है कि आप जाइए और सेलेक्ट हो जाइए और कुछ सालों बाद आप प्रदेश के बड़ी बड़ी पदों पर बैठ जाइए, तो मैं उन युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं को कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखें कि हमें भी इस परिपाटी के माध्यम से नौकरी दी जाए और एक प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भी जरूर भेजें। बॉबी भाई, ये मसला जो आपने उठाया यूपीसीएल के एमडी वाला, उनके सेवा विस्तार को, यहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जो आरोप आप पर लगे हैं, उनकी सफाई आप पहले दे चुके हैं। अब क्या इसमें हो रहा है? पुलिस को आप क्या कह चुके हैं कि भाई सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए? हुआ क्या असल में? क्या वो सारे आरोप जो वहाँ से लगे हैं उनमें कोई सत्यता है? आपकी तरफ से क्या किया गया? देखिए, हमने तो इसकी सफाई दी है और दूसरी बात यह है कि जब हमें नोटिस तामील किया गया पुलिस के द्वारा, तो हमने दूसरे दिन जाकर वहाँ पर अपनी जो बयान है वो दर्ज करवा दिए हैं। अब बयानों के आधार पर पुलिस कार्रवाई होगी, बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक बात है। पर एक आईएएस 2 से 3 दिन में 2 से 3 बयान बदल देता है। पहले कहते हैं कि भाई किसी ठेके को लेकर दबाव बना रहे थे, तो मैं तो आईएएस मीनाक्षी सुंदरम जी से पूछना चाहूँगा कि आप ये बता दीजिए कौन सा ठेका था और मैं किस ठेकेदार को देने की बात कर रहा था, मामला स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आप जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अरे मुझे तुम्हारे जान से क्या मतलब? हमें उस पद पे बैठे हुए एक अधिकारी से मतलब है कि उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जिसके लिए बिठाया गया है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हट जाइए, दूसरा आ जाएगा, वो करेगा। हमें तो जान से कोई किसी के मतलब नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के आरोप जो लगाए गए हैं निराधार है। हमने तमाम अपने बयानों में भी चीज़ें लिखी है और उसके आधार पर ही कार्रवाई होनी है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अल्टीमेटम दे दिया गया था, पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताया, आपकी सरकार को बताया, आप विभागीय सचिव है, आपके यहाँ हमने लेटर लिखकर बाकायदा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लेटर हेड पर 2 पन्नों का लेटर दिया और उसके पीछे इतना बड़ा जत्था एविडेंस का लगा के आपको दिया है 1 महीने पहले। वही जत्था, उसकी सेम कॉपी मुख्य सचिव के यहाँ दी है, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए था। उसके बाद जब ये सेवा विस्तार वाली जो पोर्टलों में खबरें चलने लगी 24-25 अक्टूबर के आसपास कि सेवा विस्तार हो गया है बिना लेटर के, कोई लेटर आउट नहीं हुआ, तो हमने 25 अक्टूबर को फिर अल्टीमेटम दिया अपने फेसबुक के माध्यम से कि भाई अगर अनिल कुमार यादव जैसे भ्रष्ट अधिकारी का सेवा विस्तार होता है तो उन्हें सेवा विस्तार देने वाले विभागीय सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ये जान लें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है, पर अगर ऐसा करते हैं तो आपका मुंह काला किया जाएगा। ये स्पष्ट शब्दों में हमने 25 अक्टूबर को कह दिया था और हमने ये लास्ट लाइन लिखी थी कि आप सेवा विस्तार करिए, हम अपना काम करेंगे। और आगे भी ये अल्टीमेटम है कि भाई जो गंभीर मसले हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उन मांगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन मांगों को कभी भी भविष्य में कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता उसको ऐसा करके टालता है तो उसका सबक मिलेगा। और ये भी कह देता हूँ कि ये ट्रेलर था, भविष्य में अगर ऐसा ही रवैया रहा, अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाया गया तो निश्चित तौर पर ये ट्रेलर था, पिक्चर में भी दिखाई जाएंगी। सचिवालय संघ के कर्मचारी बोल रहे थे उस दिन, वो तो कह रहे हैं कि बॉबी पवार ने जूते निकाले और जूतम पैजार हो गया वहाँ कक्ष के भीतर, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अगर जूते निकाले हैं तो आपके आईएएस साहब ने एफआईआर में जूता क्यों नहीं लिखवाया है? नहीं, वो उन्होंने लिखा है नहीं लिखवाए। अरे देखो, आप मतलब हो कुछ और रहा है और लिख कुछ और रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि तो ये तो वो बात हो गई कि आप तो जानबूझ के फंसाना चाह रहे हैं। ये तो ये बात हो गई। अगर निकाला था तो आप लिखवा देते एफआईआर में कि जूता निकाला है, तो जो उस संबंधित कार्रवाई बनती हो होती। बॉबी भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरह से वहाँ पर ये पूरा प्रकरण हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भाई बॉबी पवार जा रहे थे, सेवा विस्तार जैसा मसला है, बिना ऊपर बैठे लोगों की सहमति से सेवा विस्तार जैसा निर्णय हो ही नहीं सकता और मीनाक्षी सुंदरम तो अकेले ले भी नहीं सकते वो निर्णय। तो बॉबी पवार को रात के अंधेरे में वहाँ मीनाक्षी सुंदरम से क्या मिलने वाला था, वो उस पर बताइए, आप उस पर सवाल उठ रहे हैं।
देखिए हम तो रात के अंधेरे में नहीं गए, हम तो लगभग 4 बजे चले गए थे। अच्छा, तब वो तो वेट करना पड़ा। वहाँ तो कोई गुजरात से आ रखा फाइल पकड़ के, कोई राजस्थान से आ रखा है, कोई हरियाणा से आ रखा, उनकी मीटिंग ही चल रही तब से। हमने तो वो खेल भी देखा है किस प्रकार का। तो उनके माइंड में वो ठेके वाला सीन रहा होगा, इन्होंने कहा कि ठेके पे दबाव बना रहे थे। हम तो टाइम से चले गए थे, 4 बजे के आसपास चले गए थे। और सचिवालय में मिलने का समय ये है कि 4 बजे से आप 5 बजे तक मिल सकते हैं, 4 से 5, 6 तक। तो भाई लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था। 5 के बीच की घटना है ये? नहीं, 4 से 5 तक फिर 2 घंटे वेट किया है। अच्छा, अब ये बात है, मुलाकात बाद में हुई जो इन्होंने सब में लिखाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो IAS मीनाक्षी सुंदरम कह रहे हैं कि भाई ऊपर से फैसला लिया है, ऊपर क्या होता है आप बता दीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं तो ऊपर क्या होता है। मैंने उन्हें ये सवाल किया है जब उन्होंने ये कहा कि आप जब मुख्यमंत्री या मंत्री बन के आओगे तब हम आपकी सुनेंगे, अभी जो ऊपर वाले कहेंगे वो सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। मैंने उन्हें वही कहा कि क्या ऊपर वाले जब ये बोलेंगे कि आंखों पे पट्टी बांधो और कूद जाओ, क्या कूद जाओगे। हमने ये भी कहा है और हमने अपने बयानों में भी लिखा हुआ है कि हमने ये कहा है। भाई ऐसी क्या नौबत है, एक IAS है, UPSC क्लियर करके आ रहा है, अपना विवेक भी तो होता है। जहाँ पर आपको लगता है गलत हो रहा है आप अपनी कलम रोक दीजिए। क्या आपकी नौकरी खा जाएंगे कोई, मतलब ही नहीं, आपसे विभाग हटा देंगे। हटाने दो, तमाम विभाग पड़े हुए हैं। आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं आपको विभाग मिल जाएगा। पर नीयत में जब खोट होता है और भ्रष्टाचार करने की जब आदत सी लग जाती है तो वो चीज़ें अपने आप ही डगमगा जाती है। इसमें मामले में जो पुलिस जांच कर रही है, आप सेटिस्फाई हैं पुलिस जांच से या कुछ क्या लगता है? अभी तो देखिए मुझे बयान के लिए बुलाया, हमने बयान दे दिया है, हमने बयान लिखवा दिए हैं। उनको भी बुलाएंगे, वो भी लिखवा देंगे। जांच का तो अब पता चलेगा कि किस प्रकार से जांच चल रही है, तो उसके बाद भविष्य में देखा जाएगा कि होता क्या है। जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पवार और सचिवालय प्रकरण को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। पुलिस में जो जांच चल रही है, अपने बयान भी वो दर्ज करा कर आ चुके हैं। मीनाक्षी सुंदरम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या वहां पर हाथापाई हुई, उससे इनकार किया है। उनका कहना है कि जब मीनाक्षी सुंदरम खुद अपनी FIR में जूता चलने, मारपीट करने जैसी कोई बात नहीं लिख रहे, अभद्रता की बात लिख रहे हैं, तो वो CCTV फुटेज निकाल लें। वो 4 बजे सचिवालय गए थे, रात के अंधेरे में नहीं गए थे। उनको मिलने का समय 4 बजे से 5 बजे के बीच में था, लेकिन समय नहीं मिल पाया। उन्हें 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद रात के अंधेरे में ही उनकी मुलाकात हुई है। और जब मुलाकात करने के बाद ये जो भी प्रकरण हुआ, उसके बाद बॉबी पवार वहाँ से निकलकर बाहर आ गए। अब बॉबी पवार का ये कहना है कि ऊर्जा महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार का वो उजागर कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तमाम जो कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2001 से 3-4 के बीच हुई, आज वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। उनकी आय की संपत्ति जो संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए, बाकायदा CBI जांच होनी चाहिए। और ज़रूरत पड़ी तो वो न्यायालय भी जाएंगे और प्रधानमंत्री को भी एक चिट्ठी इस मामले में वो लिखने जा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर, जय भारत TV।